स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल और आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। जी हां, एपीएल सीरीज में काफी मायूसी हाथ लगी है इन्वेस्टर्स के बीच में और काफी सारे इन्वेस्टर्स आज इस क्लब में आए हैं मुंबई के स्टूडियो में और जानना चाहते हैं कि मई सीरीज की हालत कैसी रहने वाली है। क्या ये सीरीज में भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा या फिर ये अच्छा मौका है खरीदारी करने का। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अजय बग्गा साहब, जिनको आप हर रोज टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं और इनकी राय से आपने अच्छा पैसा बनाया है, और राहुल अरोड़ा जी, जिनकी सटीक राय ने हमेशा आपका मार्गदर्शन किया है। आप दोनों का स्वागत है। और काफी सारे इन्वेस्टर्स भी हैं और हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं 30-30 साल के एक्सपीरियंस है कुछ इन्वेस्टर्स को जो यहां पर आज मौजूद हुए हैं। इन्होंने एआईसी में अपने आप को रजिस्टर कराया और आज मुंबई के इस स्टूडियो में पहुंचे। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करना चाहूंगा नारायण जी आपसे। एसबीआई में ट्रेजरी में थे, आपने देश विदेश में कई एसबीआई में काम किया हुआ है। आप बताइए आज इन्वेस्टर क्लब में जुड़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और ये भी बताइए क्या सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इन्होंने ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है इन्वेस्टर क्लब के माध्यम से, जिसके तरफ से न सिर्फ एजुकेट करना है बट मालूमात भी ज्यादा जानकारी पा सकते हैं वो हिसाब से। आज मेरे पास में दो प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है ये है कि दिसंबर या जनवरी में जो है सभी इन्वेस्टर ये चाहते थे कि आरबीआई रेट कट करे, तो आरबीआई ने तो रेट कट तो किया ही, पॉलिसी डिसीजन न लेते हुए आउट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन जा करके बीच बीच में भी रेट कट करवा दिया था। दो बार रेट कट करवा दिए। उसके बावजूद क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो पास नहीं हो रही थी, इंश्योरेंस बिल जो पास नहीं हो रही थी, वो भी पास हो गई। जो बाकी के जो ग्लोबल मार्केट्स के जो भी अनसर्टेनिटीज थे वो भी थोड़े बहुत संभल गए। ग्रीस ने डिफॉल्ट नहीं किया और ये सब जो है बराबर सेटल हो गया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ईच एंड एवरी टाइम जब भी ये सब फैसले आए तभी मार्केट न बढ़ते हुए एक्चुअली फिसल गए थे। जब भी रेट कट हुए थे उस दिन जो है 3%, 2%, 3% मार्केट नीचे आए थे। आप अपना सवाल बताइए। तो मेरा एक ही जो ऐसा है कि जब हम 2014 या 2013 में हम जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे तो हम लोग प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। तो अभी क्या हो गया है कि Q4 में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वीक आ रहे हैं। तो जैसे ये रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी री रेटिंग होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट के? प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी के भी जो है री रेटिंग होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जो पहले सोच रहे थे कि निफ्टी 10,000 चला जाएगा, 9,500 चला जाएगा, अभी गोइंग फॉरवर्ड 1 ईयर में आपको अभी भी लग रहा है कि ये लेवल्स हम रीच कर पाएंगे? व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट सर? बग्गा साहब बताइए। ये साल मुश्किल है ये लेवल्स रीच करना। माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। पिछले साल देखें तो उम्मीद के तौर पे मार्केट बढ़ रहा था और मार्केट ये चीज तय है, मार्केट फ्रंट लुकिंग होते हैं, मार्केट बैकवर्ड लुकिंग नहीं होते। तो मार्केट अनुमान लगाते हैं कि किस तरह के अर्निंग्स आएंगे, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन रहता है और छोटी अवधि में काफी सेंटिमेंट का एक असर रहता है मार्केट में। तो हम कहते हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड्स, फैड्स, मोमेंटम पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स टेक ओवर कर जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखें मार्केट जो 2008 में 21,000 थे आज 27,000 है, तो 6,000 का आपको इजाफा हुआ 7 सालों में। लगभग 30% बढ़े मार्केट, 32%, बट 7 सालों में ये कोई रिटर्न नहीं है। कंपाउंडेड आपका 4% तक रिटर्न आता है, फिक्स डिपॉजिट में बेहतर करते। उसमें भी अगर आप तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये मार्केट ने खराब रिटर्न दिए। अब ये पिछले साल बहुत उम्मीद थी कि ये नई सरकार आएगी, पहली बारी एक बहुमत वाली सरकार है, तेजी से आगे बढ़ेंगे और वो बढ़ भी रहे हैं, बट मार्केट कहीं आगे निकल गया। अब क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा रियलिटी आ रहा है, रियलिटी चेक आ रहा है। जैसे आपने भी कहा Q3 के जो अर्निंग्स थे -6% थे ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ। Q4 का हमारा जो अनुमान है टॉप 100 कंपनीज का -4% का है,
डी ग्रोथ का, तो डेफिनेटली एक अर्निंग डी ग्रोथ हो गया है। काफी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी कर दिया है और आप देखेंगे मई एंड तक आते हुए। तो ये साल हमें मार्केट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये साल थोड़ा कंसोलिडेशन का साल रहेगा और मार्केट्स ऐसे ही होते हैं, लंपी होते हैं, एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, फिर थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन आता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एकदम भाग जाते हैं। तो ये हो सकता है सितंबर अक्टूबर में ये मार्केट फिर दौड़ने लगे, बट ये अनुमान ही है, कोई नहीं कह सकता। चलिए संजय जी के पास चलते हैं। संजय ठाकर जी बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरे सर दो सवाल है। पहला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेरे पास शेयर है 450 शेयर है, तो अभी मार्केट डाउन है, तो मैं थोड़ा चिंता में हूँ, क्या होगा? और दूसरा सवाल है, अप्रैल का जो ये सीरीज खत्म हो गया है उसमें काफी लॉस हुआ है पब्लिक को, FIS ने काफी बिकवाली की है, तो अभी आने वाली सीरीज भी ऐसी रहेगी कि उसमें कुछ होने वाला है? अच्छा बताइए, अप्रैल में अप्रैल फूल बने काफी सारे बुल्स ये बताइए कि मई में सेल इन में वाला ही चोरी चलेगी या बाय इन में करना चाहेंगे आप? देखिए, विवाद के लिए जरूरी होता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज हों, तो अजय जी ने काफी निराशावादी बात की, मैं थोड़ा आशावादी किस्म का इंसान हूं। तो हालांकि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि फ्रेज तो होता है कि सेल इन में एंड गो अवे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक जिस स्टॉक की आपने बात की, जिस सेक्टर की आपने बात की, अगर मार्केट को यहां से बढ़ना है तो वो उस सेक्टर के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि उस सेक्टर का वेट ही कुछ 25-30% है। तो हमें लगता है, जो पिछला सवाल था अर्निंग्स का, आपने पी के बारे में पूछा था, जितने भी न्यूज पॉइंट्स आए वो इवेंचुअली अर्निंग्स को, अगर आपको वो ग्रोथ नहीं दिखे तो वो पी डी रेटिंग होना लाजमी है, और वो आपने मुझे लगता है इस मार्केट में देखा है। आपका सवाल पिछले सवाल से थोड़ा टाइम करता है, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट रेट का सवाल था। मुझे लगता है कि, और हम एक्सपर्ट नहीं है कि मार्केट कहां से टर्न करेगा, मुझे लगता है कि 8000 या 8200 के बीच में इस मार्केट का बॉटम है। अजय जी से थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहूंगा, मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम आपको 9000 देखने को मिलेगा, लेकिन ये बल्क ऑफ द मूव जो है मुझे लगता है कि बैक एंड ऑफ द ईयर होगा, जहां पे लोगों को FY17 के अर्निंग्स रोज ज्यादा विजिबल होंगे। जो स्टॉक, जो सेक्टर आपने चुना है, मैं एडवाइस करूंगा कि वहां पर डटे रहें। जैसे उन्होंने कहा कि वेइंग स्केल होता है, ये लॉन्ग टर्म सेक्टर है, इकोनॉमिक रिकवरी होगी, पैसा बनेगा। बघेल साहब, अप्रैल से बेटर हो सकता है मई, या अप्रैल से भी खराब हो सकता है मई? आपकी क्या राय है? देखो, राहुल ने ऑलरेडी मुझे लेबल लगा दिया है। नहीं, मेरे को तो इटर्नल बुल कहते थे लोग, बट मैं निवेशक के हित में बोलता हूँ और सीधी बात कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मई खराब आने वाला है। तो आपको अर्निंग्स खराब दिख रहे हैं और सरकार पेचीदा मामलों पे वो सक्षम नहीं दिख रहे हैं। नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, 11:30 बजे 3 बजे प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, 6 बजे हमारा प्लेन लैंड कर रहा था काठमांडू में। तो बहुत अच्छी है सरकार फास्ट डिसीजंस लेने में, बट जिस तरह से FIs पे ये मैट लगाया गया, इस तरह के जो डिसीजन, एक डेडलॉक हो रहा है, वो पेचीदा मामलों में टाइम लग रहा है, और ये वाजिब है। इतने साल कुछ नहीं हुआ, थोड़ा तो टाइम हमें देना पड़ेगा सरकार में। तो मेरी एक छोटी सी बात है, मई में क्या होगा, सारे अखबार निकालेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें लाल निशान इतने आ जाएंगे, ये तोड़ने वाले हैं मार्केट को। तो मैं कहूंगा बहुत आप थोड़े कॉशियस रहिए। तो सॉरी राहुल, बट एक्चुअली मैं कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो खरीदारी का मौका काफी अच्छा होगा। चलिए, अच्छा है, हमेशा बाजार में एक बिकवाल होता है तो एक खरीदार भी होता है, तभी बाजार बनता है। चलिए, इन दो व्यूज के साथ अब आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का समय, ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सवालों के जवाब और लेंगे। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अभी लौट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर आवाज इन्वेस्टर क्लब, और आवाज इन्वेस्टर क्लब में लगातार इन्वेस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स आज स्टूडियो में, मुंबई के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास जी के पास चलते हैं। श्रीनिवास जी, पूछिए, क्या सवाल है, क्या करते हैं आप, ये भी बताइए। I'm HR professional. Okay. But I'm HR professional and my question is, ये जो मार्केट काफी वोलेटाइल है, इस मार्केट के अंदर कैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई करें जिनकी गुड गवर्नेंस है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंटिन्यू किया जा सकता है? राहुल जी बताइए, कैसे आइडेंटिफाई करें बेहतर स्टॉक्स ऐसे गिरने वाले बाजार में? आप कह रहे थे आप खरीदारी करना चाहते हैं, कहां पर करेंगे खरीदारी?
देखिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इम्प्लाइड होता है कि आपको अर्निंग्स देखनी बहुत जरूरी होती है, और जब आप अर्निंग्स देखते हैं तो 2 या 3 चीजों से कंपेयर करते हैं। एक तो आप हिस्टोरिकली उस कंपनी की अर्निंग्स देखेंगे और क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, दूसरे आप उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे जो उस सेक्टर में है, और तीसरा आप रिलेटिव टू मार्केट कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप कभी भी एक स्टॉक नहीं खरीदेंगे या एक ही सेक्टर के स्टॉक नहीं खरीदेंगे, आप बाजार में काफी अलग अलग स्टॉक्स देखेंगे। जहां पे आपको लगता है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं कि आपको किसी भी स्टॉक का मूव का 100% कैप्चर करने की जरूरत है। अगर आप 15-20% बाद भी आए और आप आखिर का भी 15-20% छोड़ जाएं और आप वो बीच के 50% 60% खा लें, वो भी काफी अच्छा होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन कंपनीज में ज्यादा ध्यान दें जहां पे आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखती हो, जहां पे आपको कैश फ्लोज दिखते हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपको देखकर कि आपको इन सब चीजों की जानकारी है, तो आप जहां पे आपको कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रोथ दिखती है, जहां पे आपको लगता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज हो और सेक्टर ग्रो करने की ज्यादा संभावना हो, जिसमें ज्यादा सिक्लिकलिटी नहीं हो, ज्यादा कंजम्पशन हो या फार्मा हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स रिलेटेड होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नेंस इशू आ जाती है। और आपने काफी सुना होगा गवर्नेंस प्रीमियम, गवर्नेंस डिस्काउंट, तो आई थिंक उनसे जितना दूर रह सकें एट अनसर्टेन टाइम्स ज्यादा बेहतर है। जहां पे आपको एज अ सेक्टर ग्रोथ दिखे, अगर आप अज्यूम करें कि इंडिया 8-9% ग्रो करेगी, तो आप जानते हैं कि कंजम्पशन ग्रो करेगी, तो आपको कैश फ्लो और अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको अपने आप भाव समझ में आ जाएंगे। भगत साहब, मल्टी बैगर आइडियाज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमें शाम को फोन करके पूछते भी हैं स्टॉक्स ऑन डिमांड जैसे शोज में कि सस्ता दिखा था तो हमने ले लिया, जब हम पूछते हैं क्या सस्ता दिखा था तो बोले छोटे टिकट साइज का शेयर था, 10 रुपए वाला शेयर था तो सस्ता दिखा था। ये डेफिनेशन होती है जनरली लोगों की, लेकिन ये बताइए कैसे चुना जाए अच्छा शेयर, बढ़िया शेयर? ये बहुत ही मुश्किल एक चीज है और उम्र लग जाती है बताने में। जिस तरह से फिजिक्स का फंडामेंटल ग्रेविटी है, उस तरह से निवेश का फंडामेंटल है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन में 2 चीजें हैं, एक तो है प्राइस, दूसरा है अर्निंग्स। अर्निंग्स प्राइस तो आपको दिख जाती है रोज, अर्निंग्स का आपको एक फोरकास्ट करना उसी में स्किल है कि ये कंपनी किस तरह की अर्निंग्स देगी, उससे प्राइस अर्निंग बनता है और वो बनता है वैल्यूएशन। तो ये बहुत ही पेचीदा एक मसला है, इतना आसान नहीं है। कुछ टिप्स जो आप रख सकते हैं, जैसे राहुल भी बोले, एक तो डाइवर्सिफाइड रखिए, एक ही स्क्रिप्ट के पीछे मत दौड़िए। दूसरा, अगर आपको किसी सेक्टर से थोड़ा सा आपका कुछ लेना देना है, जैसे आप बैंकर हैं, बैंकिंग समझते हैं, तो थोड़ा वो नेचुरल है। तीसरी बात है, जो कंपनियां बहुत ही डेट उठा रही हैं, लेवरेज्ड हैं जो, उनसे दूर रहिए, क्योंकि इतने हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पे हमने देखा है काफी खराब माहौल होते हुए। चौथा है मैनेजमेंट का क्वालिटी, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने देखा है बहुत इंडियन मैनेजमेंट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ हैं। वो खुद पैसे बना लेते हैं। वो हम होते थे फंड मैनेजर, पीछे बैठे होते, इकोनॉमी में डिफॉल्टिंग प्रमोटर बिजनेस क्लास में चल रहे होते थे। वो प्रमोटर कभी नहीं उसमें आते, उनका लाइफस्टाइल नहीं बदलता, निवेशक का लाइफस्टाइल कम हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मैनेजमेंट अगर प्रो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, और गवर्नेंस जो राहुल बोले, वो बहुत ही एक अहम सवाल है। तो मैं कहूंगा जब आप निवेश शुरू करते हैं, स्ट्रेट मार्केट में मत आइए, पहले म्यूचुअल फंड में देखिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड से अंडरस्टैंड करिए उनका क्या पोर्टफोलियो है, और फिर धीरे धीरे आइए। हमारा रिसर्च है बहुत भारतीय मार्केट में कि पहले लोग कूद पड़ते हैं स्ट्रेट एक्विटी में, उस पर हाथ मिलाने के बाद बाहर जाते हैं, और फिर कहते हैं जिंदगी भर एक्विटी हाथ नहीं लगाना। और 15 साल हम पीएफ में डाल देते हैं, 6-6 साल हम फिक्स्ड डिपॉजिट ले लेते हैं। वही 15 साल अगर हम एक्विटी लेके बंद कर दें, जी हाँ, बहुत पैसे बन जाएं। बिल्कुल। चलिए, मनीषा जी भी हमारे साथ हैं। मनीषा जी ने पिछले 4-5 महीने में बाजार में पैसा लगाना शुरू किया है, नई इन्वेस्टर हैं, ये कहना सही होगा। मनीषा जी बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं आज? हेलो, सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे CNBC आवाज से बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है मार्केट का। शुक्रिया, आपने CNBC आवाज ही चुना और नई इन्वेस्टर हैं इसलिए, और आपने CNBC आवाज देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक्चुअली अभी तो मार्केट बहुत सारा डाउन में चल रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा IPO में अच्छा लगता है इन्वेस्ट अभी। जी हाँ, तो आगे अभी मैंने आज IPO एक लिया था, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया है।
तो अभी आगे कौन सा ऐसा आईपीओ आने वाला है जिसमें मैं प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ ऐसा? अभी तो इस महीने हमने देखा आइनॉक्स विंड ने अच्छा पैसा बनाकर दिया, वीआरएल ने लिस्टिंग गेन्स आज लिए हैं, पैसा देखिए नए इन्वेस्टर ने बनाया। ये बताइए सही आईपीओ चुने कैसे चूज करें, क्या चीजें देखनी चाहिए जब भी एक आईपीओ आता है? तो पहली बात तो मुबारक कि आपने पहले दिन अच्छा मुनाफा कमा लिया इस शेयर में। देखिए ये जो दो एग्जांपल्स हेमंत ने दिए हैं दोनों काफी नीश सेक्टर्स में हैं। तो अगर मैं आपका आज की लिस्टिंग की बात करूं तो इस लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो जो भी कंपनियां हैं, और हालांकि मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि हमारे रिसर्च में नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज के तौर पे बता सकता हूं, चाहे गति हो या ब्लू डार्ट हो, ये अभी क्या प्लेस बन चुके हैं, ये ई कॉमर्स प्लेस बन चुके हैं। इंडिया में कोई भी लिस्टेड ई कॉमर्स प्ले नहीं है। कोई वीआरएल लॉजिस्टिक्स या ब्लू डार्ट या गति को इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि इस कंपनीज में ऐसा कुछ है जो 5 साल पहले नहीं था। 5 साल पहले भी ये कंपनीज थी पर उनमें इतनी रुचि नहीं थी जितनी ये थी। मैं काफी दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज की ही लिस्टिंग 5 साल पहले हुई होती तो शायद इसके सब्सक्रिप्शन इतने अच्छे आए होते। दूसरा जो हेमंत जी ने कहा आइनॉक्स विंड, अगेन बहुत ही नीश सेक्टर है, सुजलॉन को छोड़ के बहुत कम कंपनियां हैं जो इस स्पेस में हैं। तो जहां आपको लगे कि कॉन्सेप्ट स्टॉक है, जैसे आप हिस्ट्री में भी चले जाइए, जुबिलेंट फूडवर्क्स देख लीजिए या जस्ट डायल देख लीजिए, जहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट स्टॉक्स कपल्ड विद ग्रोथ दिखे वो बहुत ही अच्छे करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा सेक्टर चुना है फिलहाल, क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग दो चीजों से ई कॉमर्स खेलते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लेस जैसे वीजा या मास्टर कार्ड लिस्टेड है, इंडिया में कोई लिस्टेड नहीं है, और दूसरा लॉजिस्टिक्स। तो ये शेयर को आप पकड़ के रखिए मेरे हिसाब से। लेकिन आज कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको नीश सेक्टर पे मिले जहां पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखे, आपको डेफिनेटली उन आईपीओ में निवेश करना चाहिए। डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय एवरी आईपीओ, क्योंकि हेमंत जी आपको बताएंगे पिछले 1 साल में उन्होंने काफी मैनेजमेंट्स को इंटरव्यू किया होगा। 80 से 80 to 85% आईपीओ आई थिंक बिलो इशू प्राइस होंगे इस वक्त, और मैनेजमेंट क्वालिटीज पे सवालिया निशान होगा। बिल्कुल, हाँ बताइए। अभी मई महीने में कौन सा ऐसा आईपीओ आने वाला है जो उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ ऐसा? बगा साहब को याद आ रहा है? देखिए आपको एक काम करना होगा, आपको केवल सीएनबीसी आवाज देखना होगा। हम वहां पर बताएंगे कि कौन सा इशू अच्छा है, कौन सा इशू खराब है, कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, और मैनेजमेंट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आपने सीएनबीसी आवाज देखना शुरू किया है, आपको मुनाफा हुआ है, आपको हमें देखते रहना है। मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि अभी कोई पाइपलाइन हमारे सामने ऐसा है नहीं जो अभी खुलने वाली है। चलिए फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। आवाज इन्वेस्टर क्लब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ अजय बग्गा और राहुल अरोड़ा जी दोनों ही एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आज आवाज इन्वेस्टर क्लब के स्टूडियो में आकर अपने सवालों के जवाब पा रहे हैं। अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, कितने समय से भारतीय बाजारों में पैसा लगा रहे हैं आप? 5 years। 5 साल से। और कितना मुनाफा कमाया है आपने? कमाया है, अच्छा पैसा बनाया है। कौन से शेयर के बारे में आज आप जानना चाहते हैं, बताइए। करंट लेवल पे मैं क्या एमआरएफ कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ? और एमआरएफ ही आपने क्यों चुना है? मैंने इसकी बैलेंस शीट देखी है, उसमें इक्विटी कम है और रिजर्व्स ज्यादा है। मेन पॉइंट यही है मेरा। ओके, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है आपका? 3 years 4 years। बगा जी कैसा लगता है ये सेक्टर, ये शेयर आपको? देखिए पिछले साल हमने देखा था जैसे बैटरी मेकर्स, लेड की प्राइसेस काफी गिरे और थोड़ा टाइम लगा बैटरी मेकर्स को अच्छा करने में। सेम वे टायर कंपनीज में भी हमें अंदाजा था कि रबड़ की प्राइसेस इतने गिरे हैं विश्व में कि टायर मेकर्स शुड बी नेचुरल बेनिफिशियरीज। बट हमने बहुत ही एक अजीब मार्केट देखा कि कुछ टायर मेकर्स ने खराब प्रदर्शन दिया, कुछ ने अच्छा दिया। तो ओवरऑल ये सेक्टर बहुत लिंक्ड है इकोनॉमिक साइकिल से और ऑटो साइकिल से, दोनों से। तो रिप्लेसमेंट मार्केट भी रहता है, ओईएम मार्केट भी रहता है। बट हमें पसंद है सेक्टर, बट चुनिंदा स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे। तो इनकी एनालिसिस है, हम कहेंगे आप बने रहिए एनालिसिस में। बट ओवरऑल अगर आपको ऑटो सेक्टर करना है तो पैसेंजर व्हीकल्स में रहिए, वो अभी स्वीट स्पॉट है। 2 व्हीलर्स, ट्रक्स और ट्रैक्टर तीनों में अभी थोड़ी सी हानि है, बट पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहा है। तो ऑटो एंसिलरी
और टायर मेकर्स और ऑटो पैसेंजर व्हीकल्स, ये बाइज हो सकते हैं। कि बगैर साहब ने भी कहा टायर तब बिकेंगे जब गाड़ियां बिकेंगी। ये बताइए ऑटो सेक्टर पर आपका क्या व्यू है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट में कोई स्टॉक खरीदना चाहिए जो आपके कवरेज में हो? देखिए, हम रिकवरी के लिए प्ले कर रहे हैं। हालांकि मैं ये एक्नॉलेज करता हूं कि जितना शायद एक साल में डोमेस्टिकली होना चाहिए था उतना इस सरकार के भी आने से नहीं हुआ है, लेकिन अगले 3-4 साल पे हम काफी होपफुल हैं। उस बेसिस पे हम ऑटो सेक्टर पे भी काफी बुलिश हैं। आई थिंक आपकी स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छी है क्योंकि आपने उस सेक्टर में मार्केट लीडर को चुना है। जब भी आप किसी सेक्टर को देते हैं, और एक पहले क्वेश्चन को भी एड्रेस करता है क्योंकि ये एक नॉलेज सेशन है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ग्रोथ सेक्टर में लीडर को चुने, चाहे कोलगेट हो या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अगर आप मार्केट शेयर लीडर हो या मोनोपोली बिजनेस हो, उसमें पैसा गंवाना बहुत मुश्किल होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो एक्चुअली एक ध्यान रखना चाहिए। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि अगर आप हीरो होंडा देख लें, 12-13 टाइम की पीई पे आ चुका है। आई थिंक 12 के थोड़े कम भी हो सकता है। अभी अगर आप रिकवरी के लिए प्ले कर रहे हैं तो आप क्या पीई पे उसको खरीदना चाहेंगे? तो मेरा काउंटर सवाल इन्वेस्टर से ये होता है कि अगर आप सिंगल डिजिट में देखें तभी आप जाके खरीदेंगे। आई थिंक मुझे 11-12 पीई पे हीरो होंडा बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने मारुति के रिजल्ट्स देखे, हालांकि येन से उसका काफी बेनिफिट हुआ है, लेकिन जैसे अजय जी ने कहा कि अगर आप देखें जितने फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो मारुति ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा, वो बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि ये सेक्टर ओवर अ लॉन्गर, हाँ इस सेक्टर में भी ऐसी जगहें हैं जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जैसे कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि 2 व्हीलर्स स्पेशली हीरो होंडा और 4 व्हीलर्स में अगर आप देखें तो मारुति हमें काफी पसंद है। और आई थिंक अगर आप 3-4 साल की व्यू लेके चलें तो इनमें काफी पैसा बन सकता है। प्राइस वाइज और टाइम वाइज काफी करेक्शन हो चुका है। ओके, चलिए काफी गिरावट हो चुकी है। इन स्टॉक्स को, सेक्टर्स को आपको सही आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनमें पैसा लगाना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से और आप सबसे विदा लेने का। अजय जी, राहुल जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास शो में आने के लिए। आप सबका भी शुक्रिया। माफ कीजिएगा, कुछ लोगों के दूसरे सवाल का हम लोग जवाब नहीं दे पाए, समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगले हफ्ते आप फिर आइएगा और हमारे 2 दूसरे एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।